90% जेई एस्पिरेंट आज बस समय बर्बाद कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, सोचते हैं आज कुछ कर लूंगा, टाइम टेबल बनाते हैं, बड़े सपने देखते हैं, पर एंड ऑफ द डे वापस वहीं पर वही बैकलॉग्स, वही सवाल नहीं बन रहे, वही टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। 99 परसेंटाइल 4 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है वो सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। आज हम सिर्फ एक बात करने वाले हैं कि क्या जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99% आ सकती है क्या, और अगर आ सकती है तो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। आप यहां पर यही तो पढ़कर आए हो, 99 परसेंटाइल लाने की स्ट्रैटेजी 4 महीने के अंदर। बात करेंगे कैसे। सबसे पहले तो क्लियर कर लेंगे पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो अगर एक्चुअली में मन है, अंदर जान बची है, वो रिश्तेदारों को गलत प्रूफ करके दिखाना है, अपने पेरेंट्स को वो खुशी देनी है, खुद के लिए करना है, तो सबसे पहले जाकर तो कॉपी और पेन ले आओ। लिखना जो बताने वाला हूं, यहां पर कोई मूवी नहीं चल रही है साहब, बैठ गए टांगे ऊंची करके सुन रहे खुश होकर और ये 15 मिनट भी वेस्ट कर दिए। अगर वैसा मूड हो तो मत देखना, पर अगर कुछ करना हो ना, पूरी स्ट्रैटेजी, रोड मैप, फलाना ढिमाका, जो तुम इसको बोलना चाहते हो, 6 पार्ट में तुम्हारे लिए ब्रेक कर दिया है। 6 वेरी इजी फॉलो 2 स्टेप्स। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ये है कोई जड़ी बूटी मिलने वाली है, पीली 99 परसेंटाइल आ गई, तो नहीं मिलने वाली है। और ये तो सोचना ही मत कि आसान होने वाला है। जनाब, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको टफेस्ट एग्जाम भी बोला जाता है, जिसके लिए आज 12 लाख बच्चा सब कुछ भूलकर दिन रात तैयारियों में जुटा हुआ है। चलो 12 लाख छोड़ो, 7-8 लाख तो उसमें से करते ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए फॉर्म भर के आते हैं, पर 3-4 लाख बच्चा रोज वो 10-12 घंटे की मेहनत कर रहा है। उस बच्चे से जीतकर सिर्फ 10,000 बच्चा जो 99 परसेंटाइल लाना चाहता है, उसमें से तुम एक बच्चे बनना चाहते हो, तो ये 6 स्टेप तुमको फॉलो करनी पड़ेगी। और हां, अगर ये 6 स्टेप फॉलो कर ली ना, तो पिछले साल और उसके पिछले साल और उसके पिछले साल ऐसे हजारों बच्चे हो चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए, जो ये 99 परसेंटाइल का बेंचमार्क क्रॉस कर चुके हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आज हम एकदम जीरो पर बैठे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, तो छोटा सा एक एग्जांपल आपको दे देता हूं, ज्यादा नहीं, एक एग्जांपल दूंगा। एक बच्चा दीपक कुमार 45 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल, 2-2.25 महीने की पढ़ाई के ऊपर, अब उसने कैसे किया, ऐसे किया। हजारों एग्जांपल है, लाइन लगी हुई है, सारे गिना सकते हो, पर उतना टाइम नहीं है आपको। फिर इसके बाद जिस ढर्रे से पढ़ाई करते हुए आ रहे थे, वो ढर्रा चेंज करना है आपको। फिर इसके बाद अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, तो 6 पॉइंट्स है, बकवास कम काम ज्यादा, नो योर एग्जाम, तीसरा टाइम टेबल, चौथा सब्जेक्ट वाइज टिप्स, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और छठा गीगा चैट सिग्मा माइंडसेट। 6 सिंपल एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, स्ट्रैटेजी, टेक्निक, टॉपर टिप्स, जो आप इसको समझना चाहो, बस इनको फॉलो करना है, बात खत्म। फिर जैसे पिछले साल 1400 बच्चे आईआईटीएन बने थे, अभी तक मेरे पढ़ाए हुए 8000 बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं। मैंने खुद आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, इन सारी चीजों की मदद से किया था, तो फटाफट टाइम नहीं है, मुंह धो लो, नींद आ रही हो तो, विश्वास नहीं हो रहा हो तो विश्वास कर लो, हर साल होता है। पिछले साल तो एक बच्चा 4 महीने की पढ़ाई से 14 परसेंटाइल से आईआईटी पहुंच गया भाई, इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए। और मैं तो बोल रहा हूं, सबसे पहली बात इसको यही क्लियर कर लेते हैं, अगर मान लो आज तक भी किसी ने नहीं किया, तो तू करके दिखा ना भैया, जलाओ ना अपने अंदर वो आग, बनो ना मिसाल दुनिया के लिए। अब आ जाते हैं, जैसे जैसे एक एक पॉइंट होता जाए, उसको अंदर आत्मसात कर लेना, समझ लेना, क्लियर कर लेना। पहला पॉइंट, बकवास कम काम ज्यादा। देख लो, अब ध्यान से सुन लो, यहां से अगर तुमने अब एक बार और यह पूछा कि होगा कि नहीं होगा, पॉसिबल है कि नहीं है, तो पता है तुम्हारे अगले 4 महीने कैसे बीतने वाले। 5 महीने जितने भी बचे, जनवरी में एग्जाम होता है तो 4-4.5 बचे, फरवरी में होता है तो 5-5.5 बचे। फिर पता है तुम अगले महीने फिर से वीडियो देखने आओगे, हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 4 मंथ्स, उसके अगले महीने आओगे हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल इन 3 मंथ्स। तो ये बकवास करने से नहीं होगा। तुम पता है ये सवाल क्यों पूछते हो, तुम्हारा दिमाग सवाल पता है क्यों पूछता है,
सिंपैथी गेन करने के लिए। बहुत हार्श रियलिटी तो मैं आज बता रहा हूं। आपका दिमाग होगा कि नहीं होगा का सवाल सिर्फ एक कारण से पूछता है, क्योंकि उसको सिंपैथी चाहिए, उसको ऐसा फील करना है, हाँ यार मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना, देखो मैं सवाल पूछ रहा हूं कि होगा कि नहीं होगा, मैं कुछ करना चाहता हूं, और एक्चुअल रियलिटी में वो आपको काम करने ही नहीं दे रहा है। तो अपने दिमाग को बोलो चुप बैठ जा, आज से अभी से अगर 12 घंटे की पढ़ाई नहीं करी, अगर तुम जमाने से गायब नहीं हुए, ये शॉर्ट्स, रील्स, रिलेशनशिप, फालतू के डिस्ट्रैक्शन में पढ़ना अगर आज से तुमने बंद नहीं किया, तो 99 परसेंटाइल भूल जाओ, 85-80 परसेंटाइल भी नहीं आएगी। और ये ही आज की हालत में रियलिटी, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन वो खाली नहीं बैठा है, वो चुप नहीं बैठा है। वो 10,000 बच्चे जो 99 परसेंटाइल लाएंगे, उसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका सिलेबस भी खत्म हो गया है, अब वो रिवीजन करने वाले, तो वे उनसे भी आगे बढ़ना है। कैसे होगा? ये बकवास करके तो नहीं होगा। तो अब अपनी शक्ल रिश्तेदारों को शादी पार्टियों में, बर्थडे पार्टियों में, कुछ वैसे होंगे जो स्कूल के फेयरवेल में जाते फिरेंगे, ये सब काम तब कर लेना जब IITian बन जाओ। तो बकवास बंद, काम शुरू। सवाल उठता है सर अब काम कैसे शुरू करना है? पहला पॉइंट तो हो गया कि बकवास कम, काम ज्यादा। अब दूसरी बात है नो योर एग्जाम। क्या है ये नो योर एग्जाम? देखो, थोड़ी एक 30 सेकंड के अंदर अपन अलग अलग कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं। पहले हैं 12th क्लास के बच्चे। 12th क्लास के वो बच्चे जिनकी तैयारी अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। कैटेगरी नंबर 2, 12th क्लास के बच्चे जिनको अभी तक कुछ नहीं आता, 11th वेस्टेड, 12th हाफ वेस्टेड, और ज्यादातर वैसे ही बच्चे हैं यहां पर। फिर ड्रॉपर्स, लेट तैयारी शुरू करी, बैकलॉग्स बन गए। 12th में भी बहुत सारे बैकलॉग्स को लेकर घूम रहे, उनके सर का ताज हो गया है बैकलॉग आज की तारीख में। सवाल ही नहीं करे अभी तक, टेस्ट ही नहीं दिए। ये ड्रॉपर्स की भी हालत है, 12th वालों की भी हालत है। और फिर फाइनली वो वाले ड्रॉपर जिनकी एक ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई थी, पर IIT की जिद थी, इसलिए IIT के लिए उन्होंने ड्रॉप ले लिया, तो उनकी हालत अभी थोड़ी बहुत ठीक ठाक चल रही है। उनको भी लग रहा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले हमारा सिलेबस जो है वो खत्म हो जाएगा। आप सबके लिए कॉमन बात बता रहा हूं, जिसको भी 99 परसेंटाइल लानी है। आधे से ज्यादा बच्चा पता है कहां बर्बाद होता है जेईई मेंस में? वो कोशिश करता है जेईई मेंस के अंदर कि सर मैं एक काम करता हूं। क्या काम करता हूं? एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना इस बात को, कि सर मैं ना 250 का टारगेट बनाता हूं। अबे क्या करेगा 250 का टारगेट बना के मेरे भाई, मेरी बहन? आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर 99 परसेंटाइल चाहिए है, तो आपको 180 प्लस नंबर लेकर आने हैं। अपने एग्जाम को तो जानो, यह हाई स्कोरिंग एग्जाम नहीं है। टॉप 10,000, 12,000 मतलब 99 परसेंटाइल में आने के लिए तुमको 180 प्लस स्कोर करना है। तो अपन चलो पकड़कर चलते हैं, 200 नंबर हमारे मेन आज की तारीख में टारगेट है। 200 नंबर का कितना मतलब हो गया? 66% सिलेबस। कितना सिलेबस हो गया? 66% सिलेबस हमको टोटल मिलाकर आज खत्म करना है। अगर हमने 66% सिलेबस जेईई मेंस फर्स्ट के पहले बहुत ढंग से, बहुत ताकत से, जो बताऊंगा अभी कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, वो कर लिया, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इससे क्या क्या फायदे हुए? अच्छा, इससे नालायकी पे मत उतर जाना कि 66% ही करना है। अबे तुमने पिछले 1.5 साल में कितना किया जरा बताना, झांको अपने अंदर। सर 30%, 40% भी ढंग से नहीं हुआ। 40% ढंग से होने का क्या मतलब होता है? तुमने सारे PYQs किए हैं, तुमने ढंग से थ्योरी पढ़ी है, तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमने NCERT एटलीस्ट केमिस्ट्री की अच्छे से कवर करी है, तुमने 50, 60, 100 करीब करीब टेस्ट दिए हैं, तुम्हारा रिवीजन कंप्लीट है, आज की तारीख में तुम्हारा कोई बैकलॉग नहीं है। ऐसा तो तुम्हारी हालत है नहीं। इनमें से मैंने जितनी भी चीजें बताई वो तुमने नहीं करी है। बोलो सच है कि नहीं है? हाँ या ना? सच है ना? तो ये बहुत बड़ा टास्क है। 12 घंटे रोज के मिनिमम के बिना ये नहीं होगा। पर अक्कल वाली प्रिपरेशन अगर हम करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाकर प्रिपरेशन हम करेंगे, तो जो एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि मेरे को फुल में से फुल लाने या 80-90% नंबर लाने, उस चक्कर में जो हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं ढंग से, उससे हम बच जाएंगे। पर सर हम तो पूरा सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, तो करेंगे ना भाई। जेईई मेंस फर्स्ट में 99 परसेंटाइल लाएंगे, उसके बाद जो सिलेबस बच जाएगा। अच्छा, मैं पूरा सिलेबस भी नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहा, मैं डेप्थ में जाने से मना कर रहा हूं। 65-70% की तुम जे एडवांस की डेप्थ में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जाना भी चाहिए। उसके बाद जेईई मेंस लेवल का सिलेबस कर लो। एनसीईआरटी उसमें अपने को ढंग से आनी चाहिए, अपने को फॉर्मूला एप्लीकेशन ढंग से आना चाहिए, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जो आजकल बहुत इजी हो गए हैं रिलेटिवली। अभी सब्जेक्ट वाइज टिप्स में उसमें बात कर लूंगा।
पर अब डेप्थ में नहीं घुसना। मतलब अगर मैं जैसे ईसरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो टॉपिक्स अब तुम्हारे अच्छे नहीं हैं, जिनका बहुत ज्यादा बैकलॉग्स हो गया है, जिसमें अपनी हालत एकदम खराब है, तो तुम उसकी एक्सरसाइज 2A मत करो जो टफेस्ट लेवल की होती है। एक्सरसाइज 2 के भी कुछ गिने चुने सवाल कर लो। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने पे मत जाओ अगर तुम्हारे एकदम ही उड़ी हुई है चीजें। तो ये याद रखना 30% 35% टॉपिक्स जो अभी मैं बताने वाला हूं उसमें से 60 से 70% पेपर आने वाला है। उन चैप्टर्स को पकड़कर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, डेप्थ में चले जाएंगे। बाकी चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस लेवल पर अपन नहीं जाएंगे। तो अपने एग्जाम को तुम्हें ढंग से पता होना चाहिए, और ये भी सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है। अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों में, तो फिजिक्स में आपके करीब करीब 20-21 सवाल 30 में से आपको आने चाहिए। भाई 20 तो एमसीक्यू होते हैं, उसके बाद जो 10 होते हैं वो होते हैं जिसमें से आपको 5 करने होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उसमें से 20-21 सवाल। केमिस्ट्री में आपके करीब करीब 18 सवाल 21 में से, और मैथ में मतलब 20-21 नहीं, 21 में से नहीं, 18 सवाल अपने होने चाहिए। 18 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, और मैथ के अंदर आपके 12 से 13 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके 99 परसेंटाइल गारंटीड है। तो यार अपने एग्जाम की अपने को परख होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लोएस्ट कंपटीशन होता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो अभी पूरी ताकत लगा लो। सेकंड अटेम्प्ट में ये ही पर सब्जेक्ट 2 से 3 सवाल तुमको ज्यादा करने पड़ेंगे, वो ही 99 परसेंटाइल लाने के लिए, क्योंकि ड्रॉपर ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है तब, उसके पास और एक्स्ट्रा 3 महीने बन जाते हैं। पहली बार ठोकर खाकर वो और 10 गुना ज्यादा शक्ति से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तुमको लिस्ट बता देता हूं। जो हमारा चौथा पॉइंट था, क्या थे हमारे पॉइंट? अच्छा पहले चलो टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वाइज टिप्स की बात कर लेंगे, और फिर उसके बाद तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा। तो अब बात करते हैं टाइम टेबल की। यहां पर ही आकर मैक्सिमम बच्चा अटकेगा। क्या टाइम टेबल होना चाहिए भाई हमारा? एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए है, सुबह से रात तक हमें क्या करना है, ठीक है। हमें कैसे हमारे डे को मैनेज करना है, और कैसे हम 100% एफिशिएंसी पे 12 घंटे वाली मेहनत करें। तो देखो, सबसे पहले तो एक रात पहले अपना शेड्यूल बनाना शुरू कर दो। तुम्हारी 90% इनएफिशिएंसी तो यहीं पे खत्म। मोटा मोटा क्या करना है? थ्योरी 5-6 आवर्स, प्रैक्टिस तुम्हें करनी है 4 से 5 आवर्स, और टेस्ट ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में तुम्हें देने हैं 3 घंटे के, और जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाएगा 6 घंटे के एक हफ्ते में तुमको टेस्ट देने हैं। बात समझ में आई? तो एक दिन तुम्हारा कैसा दिखेगा? तुम कुछ टाइम थ्योरी पढ़ रहे होंगे, 1.5 घंटे की तुमने थ्योरी पढ़ ली, सुबह उठ गए, रात को पढ़ना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अगर जो गलती से सुबह वाली शिफ्ट आ गई तो फिर तुम्हारी बॉडी क्लॉक ही सेट नहीं होगी, सुबह एग्जाम देने जाओगे, एसिडिटी हो जाएगी, एग्जाम में मन नहीं लगेगा, और जो हम परफॉर्म कर सकते थे, जो हम 99 परसेंटाइल ला सकते थे, सिर्फ एक रूटीन के कारण वो हम गिर के 95-94 परसेंटाइल पे आ जाएंगे। तो जितना अगर पॉसिबल हो, डोंट स्लीप। एक सिंपल सा पॉइंट आपको बता रहा हूं, 2 AM के बाद, आज के बाद आपको नहीं सोना। अगर आप रात भर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, धीरे 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 अपने टाइम टेबल को शिफ्ट करो। 5 बजे सो रहे हो सुबह, तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 बजे तक आने की कोशिश करो। मैक्सिमम 2 बजे तक तो अपने को सोना ही है किसी भी हालत में। फिर आप उठ गए, सुबह सबसे पहले जो आपका सबसे कमजोर चैप्टर चल रहा है या कमजोर सब्जेक्ट चल रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करो। किसी के लिए फिजिक्स हो सकता है, किसी के लिए मैथ्स, इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक का या फिजिकल का, जो भी पार्ट आपका सबसे कमजोर चल रहा है उसको सबसे पहले सुबह उठकर पढ़ो। सुबह हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा चलता है, उस टाइम पर सबसे कमजोर पार्ट को, सबसे जरूरी पार्ट को हमको उठाकर लेकर चलना है, मजा आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा मत करना 6 घंटे लगातार थ्योरी पढ़ गए, वो गलत है। आपको क्या करना है,
1.5 घंटे मैक्सिमम, एक बार में 2 घंटे थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसके सवाल प्रैक्टिस कर लो। आप कोचिंग जाते हो, आपकी 4.5-5 घंटे की क्लास चलती है, 6 घंटे की क्लास चलती है, तो फिर बात अलग है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एक बार में पॉसिबल हो तो 1.5-2 घंटे थ्योरी पढ़कर सवाल कर लेना। आप कोचिंग जाते हो, 5-6 घंटे आपके वहां पर जा रहे हैं, तो फिर तो आपको कोचिंग जाना है, आपको सबसे पहले वहां पर जाकर क्लास अटेंड करनी है। आपकी लाइव क्लासेस चल रही है, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लो। उसके बाद सबसे पहले आप नोट्स पढ़ोगे अपने, फिर सवाल करने बैठ जाओगे। समझ में आया? और संडे को सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज, जैसे मान लो मैंने इस हफ्ते 3 चैप्टर पढ़ लिए, उन तीनों चैप्टर के जेईई मेंस के टॉपिक वाइज टेस्ट आप संडे को 9 से 12 या फिर 2 से 5 के स्लॉट में देना। जब भी टेस्ट दो इन्हीं स्लॉट में देना, इन्हीं स्लॉट में आपका एग्जाम होगा। तो आपके अभी से बॉडी ट्रेनिंग हो जाएगी कि यार मेरे को इन टाइम पर मैक्सिमम अपनी ब्रेन को एक्टिव रखना है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका टाइम टेबल दिखने वाला है। मैं अपना टाइम टेबल बताता हूं मेरे ड्रॉप ईयर का। जब मैंने IIT बॉम्बे फाइनली क्रैक किया था, मैं 6 से 7 के बीच में उठ जाता था, ठीक है। 7 बजे अपनी पढ़ाई शुरू, जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है उसको लेकर बैठ गया, 7 से 8:30 पौने 9 तक पढ़ाई करी, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। शुरू में आधा घंटा वही रोज का तो काम अपना होता ही था। फिर 9 से 12 की एक सिटिंग, फिर वापस से 12 से 1 का ब्रेक, 1 से पौने 2 तक की पढ़ाई, पौने 2 से 2 का ब्रेक, फिर 2 से रात को 8 बजे तक की ऑलमोस्ट पढ़ाई, क्योंकि उस टाइम पर क्लासेस चलती थी। बीच में आधा घंटा वहां पर अगर ब्रेक मिल गया 15-20 मिनट तो थोड़ा टहल लिया, कुछ कर लिया। फिर 8 से 9 का डिनर, 9 से 11 से या फिर 12 बजे तक की पढ़ाई, और फिर सो गए 6 मैक्सिमम 7 घंटे सो लिए। अब 8-8, 9-9 घंटे सोने का टाइम नहीं बचा। माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाता है कितने घंटे में? 6 से 7 घंटे में। तो ये रहा मेरा टाइम टेबल, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज टिप्स की। सबसे पहले ले लेते हैं अपन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है। अभी तक भी नहीं पता तो फिर तुम क्या कर रहे थे 2 साल से या 1 साल से? इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। सबसे पहले बात किसकी करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं IOC की। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी नोट्स का रिवीजन। जितनी बार नोट्स के रिवीजन कर लोगे उतना बढ़िया रहेगा। स्क्रीनशॉट खींचते जाना या नोट डाउन करते जाना। नोट डाउन करना ज्यादा प्रेफरेबल है। दूसरा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो जाए तुमको एनसीईआरटी करनी है। जेईई मेंस में आजकल इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाता है, खासकर ब्लॉक केमिस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। हाँ, बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, पर बाकी सब में एनसीईआरटी पे स्टिक रहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें करनी है PYQs। और PYQs कितने साल के करने हैं? मैक्सिमम 4 इयर्स के कर लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है यहां पर। और लास्ट चीज, ब्लॉक केमिस्ट्री को सबसे आखिर में पढ़ना। ब्लॉक केम इन लास्ट। ब्लॉक केमिस्ट्री का मतलब क्या क्या होता है? हाइड्रोजन S ब्लॉक, दोनों P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, ये प्योरली रटने वाले होते हैं। अब क्योंकि ये प्योरली रटने वाले हैं तो इनको जितना एंड में पढ़ोगे उतना ज्यादा रिटेंशन की चांसेस तुम्हारी रहेगी, ठीक है। इसमें मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर देता हूं, वो है रिवीजन। जितनी बार रिवीजन करोगे उतने नंबर तुम्हारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। फिर अब बात कर लेते हैं हम ऑर्गेनिक। अगर मैं बात ऑर्गेनिक की करता हूं तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ना। मान लो तुम अभी 0 पे बैठे हो तो अभी शुरुआत कर रहे हो। बच्चे गलती क्या करते हैं? पहले GOC पढ़ ली, फिर सीधा अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ने चले गए। कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें बार बार बातें होगी हाइड्रोकार्बन की, बार बार बातें होगी तुम्हारी आइसोमेरिज्म की, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, हैलोजन डेरिवेटिव की, कुछ समझ में नहीं आएगा। ऑर्गेनिक की सीक्वेंस क्या होती है? सबसे पहले IUPAC कर लो, फिर GOC कर लो, फिर आइसोमेरिज्म कर लो, फिर हाइड्रोकार्बन कर लो, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर हैलोजन डेरिवेटिव, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड अमीन्स। ये ऑर्गेनिक की सीक्वेंस है, तुमको इसी सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की पूरी अपनी इंटर रिलेटेड होती है। उस इंटर रिलेटेड चीज को तुम्हें ध्यान से अपने दिमाग में रखना है। दूसरा, जितना मैकेनिज्म समझ सकते हो उतना समझना। सर अभी तो आपने बोला था मैकेनिज्म के पीछे मत पढ़ना। अरे पर जो तुम्हारी करंट स्थिति है एकदम 0 से कर रहे हो तो भी जो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। बहुत डेप्थ में नहीं जाना, एक एक चीज के डेप्थ में नहीं घुसना। अगर तुम ऑलरेडी आते हैं और तुम्हारा सिलेबस मान लो 20-30% ही बाकी है तो मैकेनिज्म के डेप्थ में चल जाओ। 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 10% 20% ही है तो फिर बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में मत जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें यह है
वो है एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए है। एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, जितने भी हैं, और वो जो रिएक्शन है ना आपके, उनको आपको विद गिवन टेम्परेचर कंडीशंस दिमाग में रखना है। नाम अगर किसी कंपाउंड का दे रखा है उसको याद में रखना है। अगर आपने जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने देखा होगा आजकल सीधा नाम दे देते हैं कि फलाना कंपाउंड रिएक्ट्स विद दिस प्रोडक्ट इज दिस, कंपाउंड बनाकर नहीं देंगे, और नाम उनके ही पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो कैसे पढ़ना है एनसीईआरटी का कोई भी रिएक्शन, नाम क्या है कंपाउंड का, रिएक्शन कंडीशंस क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कितना टेम्परेचर, ये सारी चीजें आपके दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गोल्डन पॉइंट बोलूं तो एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस तुम्हें याद होने चाहिए है। फाइनली हमारे पास बच गया फिजिकल। फिजिकल में सिर्फ एक ही चीज है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो 6 से 7 साल के पीवाईक्यूज तुम इसमें कर लेना। दूसरी चीज, मॉड्यूल्स इसमें तुमको करने हैं। बिना मॉड्यूल्स के काम फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं चलेगा। बिना प्रैक्टिस के तुम फिजिकल केमिस्ट्री करने जाओगे तुमसे एक भी सवाल नहीं बचेगा। और सबसे जरूरी चीज, फॉर्मूलाज ऑन टिप्स। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। फॉर्मूला ऑन टिप्स, तुम्हारी एकदम टिप्स पे फॉर्मूला रहना चाहिए। रात को 2 बजे बिठाकर तुमसे पूछ लूं कि भैया बताओ बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग से निकल कर आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, दिमाग में से 2 बजे नींद में से उठाकर भूलिए तो भी निकल कर आ जाना चाहिए। तभी जाकर 99 परसेंटाइल तुम्हारे आएंगे। तो ये रहा अपना पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ब्रेकडाउन, कैसे केमिस्ट्री पढ़नी है। अब अगर बात करें मैथ्स और फिजिक्स की, इसकी अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो आ जाएगी, मैं ऊपर से तुम्हें बता देता हूं। आजकल सबसे जरूरी जो बात हो गई है फिजिक्स की, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यार फिजिक्स में 99 परसेंटाइल सबसे ज्यादा नंबर पर आ रही है। क्यों? फिजिक्स आसान हो गई है, सारा आंसर पढ़ा रहे हैं इसलिए, वो तो है ही सही। उसके साथ साथ रिलेटिवली फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा नीचे गया है। तो फिजिक्स अब तुमको करनी पड़ेगी, तुम्हें इच्छा हो या ना हो, तुम्हें मन हो या ना हो। सबसे आसान नंबर फिजिक्स में कमाने वाले हो तुम। तो अगर फिजिक्स को इग्नोर कर दिया तो भूल जाना 99 परसेंटाइल। ठीक है, पक्का। फिजिक्स में प्रैक्टिस जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है। मेरे तो ऐसे नंबर आए थे, आपके भी वैसे आएंगे। अब आ जाते हैं पर मैथ्स पर। मैथ्स का लेवल हर साल बढ़ रहा है। तो अगर मैथ्स के पीवाईक्यूज करो तो मैथ्स के पीवाईक्यूज करने से पहले थोड़े से मॉड्यूल्स के सवाल कर लेना, वरना अगर जो सीधा तुम पीवाईक्यूज पर चले गए और तुमने आसान वाले सवाल नहीं किए, फॉर्मूला याद करने के लिए, प्रोफाइल याद करने के लिए, एप्लीकेशन पार्ट को समझने के लिए, तो तुमसे पीवाईक्यूज नहीं बनेंगे। पीवाईक्यूज नहीं बनेंगे तो डिप्रेशन आएगा, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आएगा, कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। 99 जो अगर आ भी रही होगी तो 50% ही आकर रह जाएगी। तो ये तो बात हुई अपनी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और मैथ्स की। अब जो सबसे जरूरी चीज है, पिछले कुछ सालों में अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये 30% चैप्टर से, इनफैक्ट 25% चैप्टर से, जो यहां पर आपके सामने लिखे हुए हैं, 30 से 40% पेपर आ रहा है। किसी साल करंट से ज्यादा सवाल आ जाता है, उसके अगले साल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ज्यादा सवाल आ जाता है। घूम फिर के इन्हीं चैप्टर से पिछले 10 साल में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिजिक्स में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, वर्क पावर एनर्जी और डुअल नेचर ऑफ मैटर। ये मॉडर्न फिजिक्स का एक सबसे लंबा वाला पार्ट है। ऑलमोस्ट मॉडर्न फिजिक्स यहां पर आ गई। मैथ्स में देखें तो 3D, बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर, पीएनसी, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। केमिस्ट्री में देखें तो कोऑर्डिनेशन, जीओसी, बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, एटॉमिक और पी ब्लॉक। अगर ये 7 चैप्टर्स तुमने ढंग से कर लिए तो यार एक वो होता है ना 35-40% नंबर अपने अश्योर्ड हो गए। तो यार अभी टाइम है, 4, 4.5, 5, 5.5 महीने बचे हुए हैं। इन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर मत छोड़कर जाना। इन चैप्टर्स को अपने को पूरे अच्छे से ग्रिप बनाकर करना है। समझ में आ गई बात? ये बेवकूफी मत करना कि सर मेरे को करंट अच्छा नहीं लगता। तेरे अच्छे लगने के लिए तू प्रिपेयर करने आया ही नहीं है भाई। आईआईटी में जाने के लिए 99 परसेंटाइल लाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए आया है। तो अपने माइंडसेट को इस तरह से डेवलप करो। अच्छा बुरा मन नहीं लगना, ये मेरे इंटरेस्ट का है, वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। केमिस्ट्री रटने वाली होती है। अगर तुमने अभी भी यही सब किया तो आज जो बैकलॉग्स में धसे हुए हो
जो तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, जो सवाल नहीं बन रहे, यही सेम प्रॉब्लम जेईई मेंस के एग्जाम के दिन तक रिपीट होगी। एग्जाम में भी ऐसा लगेगा मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि हमने अपनी नाक, अपनी ईगो बीच में लाए थे जब मैं बोल रहा था कि भैया ये सब पढ़ लेना। फिर वहां पर बहुत बात याद आएगी, यार सर ने बोला था यार करंट पढ़कर जाना है। मैं बेवकूफ हूं जो छोड़कर आया, इतना आसान सवाल आ गया यहां से, जो हर साल आता है इस साल भी आएगा। समझ गए? अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है गीगा चैड सिग्मा माइंडसेट। ये सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला पॉइंट है, इसलिए मैं आज इसको ले रहा हूं। सिंपल सी बात है ये, पर लोगों को समझ में ही नहीं आती है। 99 परसेंटाइल सिर्फ वो ला सकता है जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आज तुमसे तुम्हारे रिश्तेदार बोलने आएंगे, अब तुझसे नहीं हो सकता बेटा। तुम्हारे दोस्त तुमको नीचे खींचेंगे, पहले बोर्ड तो कर ले। 12th के साथ ही नहीं हुआ था, ड्रॉप ईयर में क्या झंडे उखाड़ कर फेंक देगा। जैसे मेरे किसी अंकल ने बोला था, यार आप इसका कहां एडमिशन करा रहे हो, कहां इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो, इसका कुछ हो ही नहीं सकता। तुमसे सवाल नहीं बनेंगे, बैकलॉग को देखकर तुम्हें डर लगेगा, टेस्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, कोचिंग में तुम्हारी शायद नीचे वाली रैंक आने वाली है, शायद तुम्हारे टीचर्स तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ भी हो, दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, विश्वास रखना। आज नहीं आ रहे ना, बता दी ना यार आज सर ने 6 पॉइंट, फॉलो करेंगे ना इनको। खुद पर विश्वास रखना कि 4-5 महीने की तपस्या से, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ बोलता हूं मैं इसको, जब हम अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा घिसाई करते हैं। क्योंकि अगर चमकना है ना, हम मेटलर्जी में वहां पर आईआईटी बॉम्बे में मेटल को चमकाते थे, घिसते रहते थे। तुम्हारे ऊपर भी वैसे ही परतें जमा हो गई है, मक्कारी की, बैकलॉग की, किसी के रिलेशनशिप की, किसी के मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन की, या दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन की। घिस घिस कर जब तुम उनको निकालोगे। अब एक बार मैंने कपड़ा चलाया और वो घिस गया, ऐसे नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। 4-5 महीने का घिसने का प्रोसेस है। परत जैसे उतरती जाएगी, चमक तुमको दिखती जाएगी। सिंपल बात है। तो कॉन्फिडेंस रखना कि होगा, विश्वास रखना होगा। मैंने हजारों बच्चों का होते हुए देखा है, कोई तुमको नीचे गिराए उससे कुछ नहीं बोलो, जवाब ही नहीं देना। सफलता इतनी धमाकेदार होगी, याद रखो। मेहनत कर लो अभी खामोशी से, वो कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करोगे सफलता शोर मचा दे। अभी खामोशी रखकर, ठंड रखकर, किसी को कुछ जवाब नहीं देना। कोई तुमसे पूछे बेटा क्या कर रहा है, टाइम पास, मस्त घूम रहा हूं, आज जाऊंगा दोस्त के साथ मूवी देखने। बेटा दिखता नहीं है आजकल, हाँ रूम पे पड़े पड़े फोन चलाता रहता हूं। बताना मत। तुमने अगर बता दिया सर जेईई की प्रिपरेशन कर रहा हूं अंकल, अरे बेटा थोड़ी ना होता है ऐसे। उसके लिए आपको स्टार बैच में होना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, तुझसे थोड़ी ना होगा। जो आपने किसी को अपने सपने बता दिए वो आपको नीचे खींचने में लग जाएगा। बताना ही मैं, चाचा की शादी है उसकी तैयारी कर रहा हूं, कपड़े खरीदने जाऊंगा 4 दिन तो। चुपचाप साइलेंट, फोन को साइलेंट पे, एयरप्लेन मोड पे डालकर रख देते हैं, वैसे खुद भी एयरप्लेन मोड पर चले जाओ। एक ही पागलपन, ये 6 पॉइंट फॉलो करना है। ये हो गई स्ट्रैटेजी। अब अगर तुम इसके बाद भी और 4 स्ट्रैटेजी ढूंढने जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, 4, 4.5, 5 महीने इसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर 99 आएगी। 2 दिन फॉलो करोगे फिर डिमोटिवेट हो जाओगे तो नहीं आएगी। ठीक है, कमेंट में लिखकर बता देना क्या 6 पॉइंट बताए थे। और जब हो जाए ना 99% आ जाए फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उस कमेंट को आकर एडिट कर देना। एक लास्ट बात आपसे बोलना चाहूंगा बस, कि अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ऑल द बेस्ट।